जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। नमो स्टो चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने राशि दृष्टि के बारे में जाना था और आज जिस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो दृष्टि नहीं है। इस टॉपिक का नाम है अर्गला। तो अर्गला का जो प्ले होता है कुंडली में वो मेरे हिसाब से थोड़ा सिमिलर कॉन्सेप्ट लगता है राशि दृष्टि जैसा, पर अर्गला दृष्टि नहीं है, बस देखने में या अप्लाई करने में थोड़ा राशि दृष्टियों की तरह लगता है। जैसे राशि दृष्टि में कुछ सेट ऑफ रूल्स हमने समझे थे जिसके अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक राशि कुछ स्पेसिफिक राशियों में अपनी दृष्टि डालते हैं, तो वैसे ही कुछ सेट ऑफ रूल्स है अर्गला में, परंतु अर्गला एक हाउस बेस्ड कॉन्सेप्ट है और राशियाँ अपने एसेंस देगी। मतलब अर्गला का जो मेन फोर्स आ रहा है वो घर के वजह से आ रहा है। उस घर में बैठे हुए ग्रह उस फोर्स के साथ काम करेंगे। अब अर्गला में हम केवल ग्रहों को नहीं देखते, उपग्रह को भी देखना है। तो भविष्य में हम उपग्रह के बारे में भी जानेंगे ज़रूर, पर आज का जो टॉपिक है अर्गला, इसके बारे में मैं आपको पहले ही एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि काफ़ी अलग अलग ट्रांसलेशंस के कारण काफ़ी लोग अलग अलग सेट ऑफ रूल अप्लाई कर रहे हैं और मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ। जिनको जो सिखाया गया है, जिनको जो पद्धति पसंद है, जिनको जो टीचिंग्स पसंद है, वो उनके साथ चल सकते हैं। और मैं कहूँगा आप इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी कुछ जान सकते हो और ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आप ज़रूर एक अच्छा खासा रिसर्च कर सकते हो, क्योंकि इस टॉपिक पे आप नोटिस करिए किसी ने खुल के बात नहीं की है ज़्यादा, और जिन भी लोगों ने की है हमेशा इस टॉपिक में कॉन्ट्राडिक्शंस मिले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि अर्गला का मतलब क्या है। साउथ साइड के लोगों का ट्रांसलेशन है कि भाई कुंडी का मतलब होता है अर्गला। जैसे हम दरवाजे पे कड़ी लगाते हैं उसका रूप है अर्गला। अब आप थोड़ा ठहर के ये सोचिए कुंडी लगाने से क्या होता है, कुंडी क्यों लगाते हैं। आप चाहे तो आप बिना कुंडी लगाए भी तो रह सकते थे घर में। तो जब आप लॉक करते हो गेट को, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं। आप अनवांटेड लोगों को आने से कहीं ना कहीं रोक सकते हो कि कोई अननोन पर्सन आपके घर में बिना इजाज़त ना आ जाए। आप काफ़ी सारे मिस हैपनिंग्स को रोक रहे हो और आप अपने एनवायरनमेंट को भी सिक्योर कर रहे हो, अपने घर को आप सुरक्षित रख रहे हो। तो ये एक मतलब था। इसके अलावा अर्गला का आप मतलब समझे तो देखिए, हाथी को बांधने वाली जो जंजीर होती है वो भी अर्गला का रूप है। तो देखिए, जंजीर हाथी को बांधने के काम आ रहा है, जंजीर किसी भी चीज़ को बांधने के काम आ रहा है। तो अर्गला का आप फील ले चुके होंगे कि अर्गला का मतलब क्या हो सकता है। मैं ये कह सकता हूँ कि कोई चीज़ जो बांध के या पकड़ के अपना काम कर रही है या तो रुका रहा है, वो अर्गला है। अब आप एक और चीज़ समझिए, किसी भी अर्गला के दो परिणाम हो सकते हैं। पहला कि वो आपको कुछ करने ना दे या आपको कुछ करने से रोके। उदाहरण मान लीजिए कि आप ही को जंजीरों से बांध दिया गया, या थोड़ा और क्लियरिटी के साथ आप समझना चाहे तो आप ऐसा समझिए कि आपके रिसोर्सेस आपको प्राप्त होने से ब्लॉक कर दिया जाए, तो इसको आप ऑब्स्ट्रक्शन के रूप में देखते हो। और दूसरा परिणाम ये हो सकता है कि आप किसी कार्य को कर रहे हो तो उसमें कोई चीज़ अपनी टांग अड़ाने वाली हो, उस चीज़ को ब्लॉक कर दी जाए ताकि आप अपने रिसोर्स के साथ अपने कार्य को कर पाओ। तो ये एक शुभ अर्गला आप समझ सकते हैं। मतलब आपको एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में रख लिया गया हो जहां आप सुरक्षित हो, आप अपने कार्य कर सकते हो बिना किसी रुकावट। ऐसे सिचुएशन में आपको बैठे बिठाए रिसोर्सेज प्राप्त होंगे। जैसे कोविड सिचुएशन में देखिए, क्वारंटीन होते थे रिकवरी के लिए, तो खाना पीना सब आपके बेड पे आ जाता था और आप आराम से अपना रिसर्च कीजिए अगर आपकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी ना हो तो। मतलब कहीं कहीं उसमें हमारी भलाई होती है कि हम सुरक्षित है और सारी सुविधाएं उपलब्ध है। तो जिसको पॉजिटिव अर्गला ज़्यादा मिला वो क्वारंटीन सिचुएशन में भी अपने सारे काम कर रहा होगा, और वही किसी को नेगेटिव अर्गला ज़्यादा मिली हो तो वो व्यक्ति ने अपने सारे कार्य रोक दिए होंगे। तो आप बेसिक ये दो बातें याद रखिए, एक
जो आपको रेडीली रिसोर्स अवेलेबल करवाएगा, जो आपको प्रोटेक्ट करेगा शुभ अर्गला देके, और दूसरा जो आपको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, आपकी रिसोर्सिस को, आपकी चीज़ों को ब्लॉक करेगा विरोध अर्गला देके। और अब हम कुंडली पे आ जाते हैं। देखिए, अर्गला केवल आपको लग्न से या फर्स्ट हाउस से नहीं देखनी। आज हम समझने के लिए फर्स्ट हाउस से अर्गला देखेंगे ताकि याद रखने में और सीखने में आसानी हो। पर अर्गला यूनिवर्सली सेम रूल के साथ आप बाकी घरों में भी अप्लाई करके ज़रूर देखिए। और देखिए, अभी तक मैंने इस चैनल के माध्यम से कोई एडवांस बातें नहीं की है। भविष्य में कवर होंगे कुछ टॉपिक्स, पर किसी को ये पता हो कि अरूढ़ा लग्न क्या है, आत्मकारक क्या है, तो आपको बता दूं, अर्गला प्राइमरीली इन 3 चीज़ों पे आपको ज़रूर देखनी होती है। पहला आपका लग्न, दूसरा आपका अरूढ़ा लग्न, और तीसरा आपके आत्मकारक ग्रह को लग्न बना के आपको अर्गला देखनी है। और इन तीनों पे अर्गला देखने का मेन इंटेंशन है कि ये आपको राजयोग का इंडिकेशन देता है। मतलब जो एक स्पेसिफिक ग्रह आपके लग्न को, आपके अरूढ़ा लग्न को और आपके आत्मकारक को शुभ अर्गला डालेगा, वो ग्रह व्यक्ति को अपनी दशा में राजयोग का फल देगा। वैसे ये एक रेयर सिचुएशन होती है जहाँ एक स्पेसिफिक प्लैनेट तीनों जगह हमेशा शुभ अर्गला ही दे, और ये तो और रेयर हो जाएगा कि उसके शुभ अर्गला को कोई विरोध अर्गला तोड़ ना रहा हो। पर फिर भी काफियों के कुंडली में ये निर्माण होता है, तो उस पर्टिकुलर ग्रह की दशा में या उस घर में बैठे हुए राशि की जब दशा चर दशा लगेगी तो व्यक्ति को राजयोग मिलेगा। और जैसे हम एक राजयोग का डिसीजन ले सकते हैं, वैसे ही आपको आपके लाइफ में कहाँ ऑब्स्ट्रक्शन होंगे, कहाँ आपके काम बनेंगे नहीं, ये भी आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो अर्गला की मदद से। अब रूल जान लेते हैं। देखिए, अगर फर्स्ट हाउस में आपको अर्गला देखनी हो तो मैंने आपको बताया 2 चीज़। एक ग्रह आपको सारी चीज़ें रेडीली अवेलेबल करके देगा। दूसरी बात मैंने बताई कि आपको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, आपके रिसोर्सेज आप तक पहुंच ना सके उसमें ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। या इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं, शुभ अर्गला मतलब आपने अपने घर में कड़ी लगा दी गेट पे, ताकि आपका एनवायरनमेंट सुरक्षित हो, घर में कोई अननोन पर्सन ना आ पाए। और वही जो विरुद्ध अर्गला है वो उस कुंडी को तोड़ेगा, जिसके वजह से आपको कुछ ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है जो आप करना नहीं चाहेंगे। तो हो सकता है आप नहीं चाहते हो कि आपके घर में कोई सेल्समैन आए, कोई ट्रांसजेंडर आए, कोई डोनेशन मांगने वाले आए। और ये भी हो सकता है ना कि अगर आपका गेट लॉक नहीं है तो कोई चोर घुसा है। और ये सब ऐसे टाइम पे आपके साथ सिचुएशन क्रिएट हो जहां आप उस चीज़ को हैंडल नहीं करना चाहते हो, तो विरुद्ध अर्गला हमेशा शुभ अर्गला को तोड़ेगा। अब रूल समझे तो सेकेंड हाउस फर्स्ट हाउस को शुभ अर्गला देगा, पर एट द सेम टाइम 12th हाउस फर्स्ट हाउस को विरुद्ध अर्गला देगा। मतलब दूसरे भाव में कोई ग्रह बैठ जाए तो वो पहले भाव को प्रमोट करेगा, और एट द सेम टाइम 12वें घर में कोई ग्रह बैठ जाए तो वो सेकेंड हाउस का जो शुभ अर्गला है उसको तोड़ेगा। इसके अलावा वो फर्स्ट हाउस को उसके रिसोर्सेज मिलने से भी ब्लॉक करेगा। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि 2 और 12वें घर में ग्रह कहाँ ज़्यादा है। मतलब अगर सेकेंड हाउस में ज़्यादा प्लैनेट्स हो और 12th हाउस में कम प्लैनेट हो तो 12th हाउस का जो ब्लॉकेज है वो इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा। और सेम तरीके से अगर सेकेंड हाउस में प्लैनेट कम हो या ना हो और 12th हाउस में प्लैनेट ज़्यादा हो तो पहले भाव में 12वें घर का जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली आपको नज़र आएगा। अब देखिए, साथ ही साथ आपको कुछ टिप्स देता चलूँगा, अगर आप ये नोट कर लेंगे तो बेहतर होगा। देखिए, किसी भी अर्गला की ताकत को आपको अगर मेजर करना है तो आप इन हाथों के द्वारा मेजर कीजिए। महर्षि पराशर जी ने उंगलियों के नाम यूज़ किए हैं मेजरमेंट करते वक्त। जैसे कि कोई एक ग्रह शुभ अर्गला डाले तो वो इस एक उंगली के ताकत की है कि आप कनिष्ठा उंगली में जितना बल रखते हो, या आप ये एक छोटी उंगली से आप किसी चीज़ को उठाने का प्रयास करो, जितना बल है उतना एक अकेला ग्रह जब शुभ अर्गला डालेगा तो उसकी ताकत उतनी ही होगी। वही अगर 2 ग्रह मिल के आपके एक घर को शुभ अर्गला दे बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन, तो उसके लिए मध्यम कहा गया है। मतलब आप
इतनी उंगली से जितनी चीज़ उठा सके, इतना कंफर्टेबल, इतना इजीली आपको रिसोर्सेज मिलने वाला है। तो 2 ग्रहों के लिए मीडियम पावर आप समझ सकते हैं। और अगर 2 से ज़्यादा ग्रह आपके एक भाव को शुभ अर्गला दे बिना किसी विरुद्ध अर्गला के, तो वो पूरी तरीके से पावरफुल है। तो आप एक पूरे हाथ का इस्तेमाल जैसे करते हो ताकत लगा के, तो आपको उतनी पावर से, मतलब एक पूरा कंट्रोल के साथ आपको चीज़ें मिलने वाली है। तो ये एक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए है कि समझ लीजिए फर्स्ट हाउस में एक ही ग्रह है जो शुभ अर्गला दे रहा है और कोई दूसरे ग्रह उस पर विरुद्ध अर्गला नहीं डाल रहे हैं, तो ज़रूर वो ग्रह रिसोर्सेज देगा। पर देखिए बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस आपको नहीं नज़र आएंगे, मतलब आपको हल्का फुल्का कंफर्ट सारी चीज़ें मिलेंगी ज़रूर। और शुभ अर्गला जितने ज़्यादा ग्रह मिलके आपके एक हाउस पे डालेंगे, उतना ही आपका कंफर्ट और रिसोर्स बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो नोट आपको मैंने अभी बनाने कहा है, इसको आप आगे भी आने वाले सारे प्रिंसिपल्स पे अप्लाई ज़रूर कीजिए। और देखिए आगे और भी बहुत से रूल्स बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। अब रूल नंबर 2 क्या है कि एक लेवल नीचे आ जाइए घर के। आपने देखिए फर्स्ट लेवल पे सेकंड और 12th हाउस को देखा, अब उसके नीचे एक लेवल आइए, आपको दिखेगा 3rd हाउस और 11th हाउस। अब ये 2 घरों को ऑपोजिट कर दीजिए। जैसे सेकंड हाउस शुभ अर्गला दे रहा था, 12th हाउस विरुद्ध अर्गला दे रहा था, अब 3rd और 11th में ऑपोजिट हो जाएगा। 3rd हाउस विरुद्ध अर्गला देगा फर्स्ट हाउस को और 11th हाउस शुभ अर्गला देगा फर्स्ट हाउस को। तो किसी भी घर से तीसरे भाव में अगर कोई ग्रह बैठ जाए तो वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, और 11वें घर में कोई ग्रह बैठ जाए तो वो प्रमोट करेगा। अब फिर से एक हाउस नीचे आ जाओ और फिर से ऑपोजिट कर दो, मतलब चतुर्थ भाव में कोई भी ग्रह आए तो वो फर्स्ट हाउस को प्रमोट करेगा, और 10th भाव में कोई भी ग्रह आ जाए तो वो विरुद्ध अर्गला देगा, मतलब वो 4th हाउस की जो शुभ अर्गला है उसको तोड़ेगा और फर्स्ट हाउस को ऑब्स्ट्रक्शन देगा। अब आप जब नया नया अर्गला देखना शुरू करेंगे तो कृपया करके दूसरे सभी कॉन्सेप्ट को मत इसमें मिक्स कीजिएगा, क्योंकि देखिए एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट की अपनी एक गहराई है, वो एक अपनी बात बताता है। तो सेकंड हाउस मारक है, 11th हाउस किसी के लिए बाधक है, वो सबकी अपनी एक गहराई है, वो कुछ बताना चाहते हैं। पर जब आप नया नया अर्गला देखना शुरू कर रहे हो तो पहले अर्गला पे फोकस कीजिए, अर्गला क्या बताना चाहता है। बाद में जब आपको सब चीज़ों की आदत हो जाए फिर आप मिक्स करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सभी प्राइमरी अर्गला थे। एक सिंपल शब्दों में मैं वापस बता देता हूँ, सेकंड हाउस, 11th हाउस और 4th हाउस में कोई भी प्लैनेट आ जाए तो वो फर्स्ट हाउस को शुभ अर्गला देगा, और एट द सेम टाइम 12th हाउस, 3rd हाउस और 10th हाउस में कोई भी प्लैनेट आ जाए तो वो ग्रह ऑब्स्ट्रक्शन देगा और वो शुभ अर्गला को तोड़ेगा। अब ये सोचने वाली बात है कि सेकंड हाउस, 11th हाउस और 4th हाउस को हम शुभ अर्गला तो कह रहे हैं, पर क्या हो अगर इस घर में कोई अशुभ ग्रह बैठ जाए। और सेम तरीके से 12वें घर को हम समझ रहे हैं कि ये विरुद्ध अर्गला दे रहा है, तीसरे भाव को और 10th भाव को भी हम मान रहे हैं कि ये विरुद्ध अर्गला दे रहा है, पर क्या हो अगर इसमें कोई शुभ ग्रह आके बैठे। इस कॉम्बिनेशन का भी डिस्कशन हम करेंगे, धीरे धीरे सब चीज़ों को साथ में लेके चलेंगे। पहले मैं आपको प्रिंसिपल्स क्लियर कर देता हूँ। प्राइमरी प्रिंसिपल क्लियर हो चुका है, जो फर्स्ट 3 लेवल ऑफ हाउसेस थे वो प्राइमरी प्रिंसिपल में आते हैं। अब सेकेंडरी प्रिंसिपल में देखिए 5th हाउस और 9th हाउस है। पंचम भाव पहले भाव को शुभ अर्गला देगा और 9वां भाव विरुद्ध अर्गला देगा। पर यह चीज़ समझने वाली बात है कि इसे सेकेंडरी प्रिंसिपल क्यों कहा गया। तो इसका मुख्य कारण यह है कि पंचम भाव और 9वां भाव अपने आप में पहले भाव को हमेशा सपोर्ट करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। तो पंचम भाव और 9वां भाव सपोर्ट तो करते हैं, मगर क्या इस स्पेसिफिक जातक के लिए सपोर्टिव है, वो अब कुंडली में बैठा ग्रह बताएगा। मतलब 9वां भाव में बैठा ग्रह पंचम भाव के शुभ अर्गला को तोड़ेगा। तो इसे इंटरप्रेट करने की कोशिश कीजिए। पंचम भाव देखिए आपका पूर्व पुण्य है, 9वां भाव आपका भाग्य है, लक है आपका, और फर्स्ट हाउस आप ही हो। तो आपके लिए आपके पूर्व पुण्य बचाने का काम करेगा 9वां भाव का ग्रह। वो ब्लॉक कर रहा है कि आप अपने पंचम भाव से पूर्व पुण्य को वेस्ट ना करो, इसीलिए इसको एक अलग श्रेणी में रखा गया है।
इसे थोड़ा विस्तार में समझने का प्रयास करें तो पंचम भाव में अगर आपके कोई शुभ ग्रह बैठे और वो ग्रह कंफर्टेबल भी हो राशि के हिसाब से, तो आपकी प्लानिंग, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी सुपीरियर इंटेलिजेंस आपकी लाइफ को इजी गोइंग बनाएगी। मैलिफिक्स अगर 5th हाउस में बैठ जाए तो 5th हाउस को पॉजिटिव अर्गला तो देना है 1st हाउस में, मतलब रॉन्ग आइडियाज, बैड क्रिएटिविटी में प्रमोट हो जाओगे। और स्पेशली अगर 5th हाउस का मैलिफिक अगर कंफर्टेबल ना हो राशि के हिसाब से, तो वो ज़्यादा आपको इधर उधर के कार्य करवा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका पर्पज़ ही वो नज़र आ रहा है। और 5th हाउस को विरुद्ध अर्गला 9वां भाव देगा। तो 9th हाउस में अगर कोई शुभ या एक अच्छा कंफर्टेबल प्लैनेट आ जाए, केंद्र या त्रिकोण का स्वामी बैठ जाए, तो वो 5th हाउस की प्लानिंग को ब्लॉक करेगा। अब इसका उदाहरण आप ले सकते हैं, आपने कुछ प्लान किया अपने लाइफ में कि भाई मैं 5 साल में यहाँ पहुँचूँगा, और 9th हाउस से आपको शुभ ग्रह ही विरुद्ध अर्गला भी दे रहा है, तो वो 5 साल का काम 5 साल में ना हो के पहले दूसरे या तीसरे साल में ही आपका काम अचीव हो जाएगा। इस चीज़ को समझिए। अब 9th हाउस में आप किसी मैलिफिक प्लैनेट को डाल दीजिए, अज्यूम कर लेते हैं कोई त्रिक भाव का भी स्वामी है और नैसर्गिक अशुभ ग्रह है, तो वो जब 9वें भाव से विरुद्ध अर्गला देगा, 5th हाउस की प्लानिंग है 5 इयर्स में आपको कुछ चीज़ें करनी है, और 9th हाउस का विरुद्ध अर्गला आ रहा है, तो आपका जो टेन्योर है 5 ईयर का ना हो के 1, 2 या 3 ईयर में ही तमाम हो जाएगा। मगर इन दोनों सिनेरियो में एक अंतर है। पहले सिनेरियो में जहां 9th हाउस का विरुद्ध अर्गला एक शुभ ग्रह दे रहा था, वहां आपका टास्क, आपकी काम अचीव हो गए थे। और ये जो सेकंड सिनेरियो है जहां कोई त्रिक भाव का स्वामी एक मैलिफिक प्लैनेट 9th हाउस में बैठ के विरुद्ध अर्गला दे, तो भी आपका 5 साल का प्लान 5 साल तो नहीं चला, मगर ये अचीव नहीं हो पाया, ये रद्द हो गया है। इट्स अ काइंड ऑफ मिसफॉर्च्यून। लोग कहते हैं ना, लक साथ नहीं देता। सब अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग चल रहा था, पता नहीं कहाँ से क्या हो गया। तो आप इस बात को भी पता कर सकते हो अर्गला द्वारा। तो अभी तक हमने 2 प्रिंसिपल जाने। पहले प्रिंसिपल में 2nd हाउस, 11th और 4th हाउस पॉजिटिव अर्गला दे रहे थे, 12th, 3rd हाउस और 10th हाउस विरुद्ध अर्गला दे रहे थे। सेकंड प्रिंसिपल में हमने जाना 5th हाउस शुभ अर्गला दे रहा है, 9th हाउस विरुद्ध अर्गला दे रहा है। मगर सेकंड प्रिंसिपल में हमने ये भी जाना कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये दोनों सपोर्टिव होते हैं, और क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है। अगर 5th या 9th हाउस में कोई नैसर्गिक अशुभ ग्रह, कोई खराब घर का स्वामी होके बैठ जाए, तो आपकी हालत ख़राब हो सकती है। फिर भले वो 5th हाउस में क्यों ना हो, आप गलत चीज़ों का साथ देंगे, आप गलत आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ेंगे। अब थर्ड प्रिंसिपल में आपको देखना है 6th हाउस और 8th हाउस। और जैसे कि सेकंड प्रिंसिपल में हमने जाना था कि 5th हाउस और 9th हाउस काफ़ी हद तक सपोर्टिव होते हैं, वैसे ही 6th हाउस और 8th हाउस काफ़ी हद तक 1st हाउस के लिए ऑब्स्ट्रक्टिव होते हैं। मगर छठे और 8वें भाव में अगर आप ग्रह देख रहे हो, तो 8वें भाव का जो ग्रह है वो पहले भाव को शुभ अर्गला देने का प्रयास करेगा, और छठे भाव में बैठा ग्रह विरुद्ध अर्गला देगा, मतलब अष्टम भाव की शुभ अर्गला को तोड़ेगा। तो इसलिए भी कहा जाता है ना, अष्टम भाव आयु का है। तो जब अष्टम भाव में बैठा ग्रह अगर शुभ हो और शुभ अर्गला से लग्न को वो इन्फ्लुएंस करे, तो वो आयु की वृद्धि करेगा। और 6th हाउस रोग, ऋण, शत्रु है, जो आपकी हेल्थ, आपकी लॉन्जिविटी को इम्पैक्ट करने की ताकत रखता है, तो वो विरुद्ध अर्गला देता है 1st हाउस को। अब आप में से कुछ लोगों का ये सवाल हो सकता है कि सर 7th हाउस का क्या? तो 1st और 7th हाउस का रिलेशन कुछ ऐसा है कि 1st हाउस अपने आप में खुद शुभ अर्गला लेके बैठता है, और 7th हाउस उस पर विरुद्ध अर्गला डालता है। पर मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि बृहस्पति होरा शास्त्र में आपको छठे, 8वें और 7वें भाव में जो अर्गला आपको मैंने बताया है वो मेंशन नहीं होगा। मैं वो फॉलो कर रहा हूँ जो मुझे टीचिंग में मिली है। तो प्राइमरीली आप देखेंगे ज़्यादातर लोग अर्गला किन घरों के लिए फॉलो करेंगे, ऊपर के जो 2 प्रिंसिपल्स हमने कहा उसके अर्गला फॉलो करते हुए आपको मिलेंगे लोग। तो देखिए, प्रिंसिपल समाप्त होते हैं, पर यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंटर्स है जो अर्गला के समय आपको देखना है, तो ये भी आप नोट करेंगे तो बेहतर होगा। जैसे कि देखिए, अगर 2 घरों में इक्वल प्लैनेट्स हो,
और एक घर शुभ अर्गला दे रहा है, एक घर विरुद्ध अर्गला दे रहा है। स्पेशली आप ये 5th और 9th के लिए ज़रूर देखिएगा, बाकी के लिए भी देखिए। तो एग्जाम्पल समझ सकते हैं, पंचम भाव और नवम भाव में एक एक ग्रह विराजमान है। पंचम भाव शुभ अर्गला दे रहा है, नवम भाव विरुद्ध अर्गला दे रहा है। तो अब ये चीज़ व्यक्ति के लिए बंधन योग बन जाएगा। उसका 5th हाउस क्रिएटिव आइडियाज़ दे रहा है, मगर 9th हाउस उस चीज़ को एग्जीक्यूट होने नहीं दे रहा। रिजल्ट्स या तो पहले आ जाते हैं, या तो फिर 9th हाउस में जो प्लैनेट हो सकता है वो उस चीज़ को करने से रोके इस व्यक्ति को, जिसमें इस व्यक्ति की ही भलाई हो। परंतु इस व्यक्ति के माइंड में हमेशा एक बंधन योग का जो रिजल्ट है वो चलता रहेगा कि मुझे ये करना था, मैंने ये नहीं किया, मैं क्या करूँ, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो एक कन्फ्यूजन या बोलते हैं एक बंधन में पड़ा रहता है व्यक्ति। और ये बंधन योग आपको सभी घर के लिए देखना है। जैसे 2nd हाउस और 12th हाउस में भी इक्वल प्लैनेट हो, वैसे ही बाकी घरों में भी अगर आप इक्वल प्लैनेट देख रहे हो तो एक तो बंधन योग वो एग्जैक्ट ऑपोजिट घरों का बन जाता है। और एक और बंधन योग आप देख सकते हैं पूरे सेगमेंट का। जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल में हमने फर्स्ट 3 हाउसेस कंसीडर किए थे, तो अगर इन 3 घरों को मिलके भी अगर बंधन योग बन रहा है, ये बंधन योग को और टाइट कर सकता है। तो बंधन योग में और क्लियर कर देता हूँ आपके लिए कि थाली सामने है पर आप खा नहीं पा रहे हो। तो एक तो बात होती है कि आपके सामने थाली ही ना हो, कि भाई कुछ है ही नहीं खाने के लिए, और दूसरा हो सकता है कि यार थाली आ गया है और आप खा रहे हो। दोनों चीज़ें एक साथ होना, इसे आप बंधन योग का निर्माण समझिए कि खाना होके भी आप खा नहीं रहे हो। और अगर आपको ऐसा कुछ कुंडली में नज़र आता है तो जो शुभ अर्गला दे रहे हैं, अगर वो आपकी कुंडली में शुभ ग्रह है तो उनको आप पूजना शुरू कीजिए। अगर कुंडली परमिट करती है तो उनका रत्न धारण कीजिए। बहुत से ऐसे तरीके हैं जिससे आप ये बंधन योग से बाहर आ सकते हो। स्पेशली अगर दशा वो प्लैनेट की चल रही हो जो शुभ अर्गला दे रहे हैं आपके फर्स्ट हाउस को। और वही चीज़ अगर आप 5th हाउस की बात करें तो आप मंत्र के द्वारा उस प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि 5th हाउस आपके मंत्र का है। फिर 2nd स्टेप में आप देख सकते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक सेगमेंट स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो गया है। शुभ अर्गला स्ट्रॉन्ग है और विरुद्ध अर्गला वीक है, तो डेफिनेटली परिणाम जो मिलेगा वो शुभ अर्गला का ज़्यादा मिलेगा आपको। एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि आपके चतुर्थ भाव में ग्रह है, आपके 11वें घर में ग्रह है, आपके 2nd हाउस में भी ग्रह है, मगर इन ग्रहों को ऑब्स्ट्रक्ट करने वाले कोई भी ग्रह आपके 12वें घर में, 10वें घर में, तीसरे घर में ना हो तो डेफिनेटली आपके फर्स्ट हाउस को शुभ अर्गला का पूरा परिणाम मिलने वाला है। और इसके ऑपोजिट आप देख सकते हैं, अगर आपके ऑब्स्ट्रक्टिव घरों में, मतलब अगर फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करूँ तो आपके 12वें घर में, तीसरे घर में और 10वें घर में ग्रह हो, परंतु शुभ अर्गला देने वाले कोई प्लैनेट ना हो, तो डेफिनेटली आपको उसका भी असर देखने मिलेगा कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, आप कोई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब नहीं कर पाओगे। और उन स्पेसिफिक डोमेन्स में आपको हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आप ये मान के अपनी प्लानिंग्स कर सकते हैं कि आपको पता है कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में आपको चैलेंजेस हमेशा लेने पड़ते हैं, आप हमेशा चैलेंजेस का सामना करते ही हो, तो आपका प्लानिंग है आप कुछ उस तरीके से करिए। एक उदाहरण मैं दे देता हूँ, अगर 10वें भाव में बैठा ग्रह अगर आपके फर्स्ट हाउस में विरुद्ध अर्गला लगा रहा है तो इस व्यक्ति को काफ़ी कार्य खुद करने पड़ते हैं। और एट द सेम टाइम इस व्यक्ति के चतुर्थ भाव में अगर कोई शुभ अर्गला देने वाला ग्रह बैठा हो तो ये व्यक्ति खुद कार्य नहीं करता, ये दूसरों से कार्य करवाता है। और अगर किसी व्यक्ति के चतुर्थ और दशम भाव दोनों में ग्रह बैठ जाए तो ये व्यक्ति काफ़ी काम दूसरों को देगा ज़रूर, मगर दूसरे इसके सारे काम नहीं करने वाले। तो ये चीज़ को आप आइडेंटिफाई करिए कि आप कैसे जीवन को और सरल और अपने जीवन को और काम का कैसे बना सकते हो, वो सब आप विचार इससे कर सकते हो। ठीक है, वैसे ही आप सोच के देखिए, 2nd हाउस में अगर कोई प्लैनेट ना हो, 12th हाउस में ज़्यादा प्लैनेट हो, तो डेफिनेटली इसकी जो इनकम होंगी, इनकी जो सेविंग होगी, उससे काफ़ी ज़्यादा इनके एक्सपेंडिचर्स होंगे। हो सकता है ये व्यक्ति उधार पे डिपेंड हो सकता है, या इनके खुद के मनी पे ये डिपेंड ना होता हो। तो आप ये सारी चीज़ों को देख के अपने जीवन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्लान कर सकते हो। और देखिए, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि सर मैंने एक स्पेसिफिक घर से अर्गला चेक की, वहाँ ना तो शुभ अर्गला प्राप्त हो रही है, ना तो कोई विरुद्ध अर्गला प्राप्त हो रही है।
तो पहली बात तो ऐसा हो नहीं सकता अनटिल एंड अनलेस आप कोई ऐसे घर से अर्गला चेक कर रहे हो जहाँ राहु या केतु है, क्योंकि बाकी सभी ग्रहों से आप जब भी अर्गला चेक करेंगे तो राहु या केतु में से कोई एक शुभ या विरुद्ध अर्गला ज़रूर देता होगा। पर हाँ, अगर कोई ग्रह ना भी हो तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि आप उपग्रह को भी देखेंगे और आप राशि को भी देखेंगे, परंतु राशि जो है वो बदलाव नहीं करती। राशि जो है वो आपके लिए जड़ का काम करती है, एक रियल एसेंस आपको देगी आपके जीवन में। ग्रह जो है वो जड़ नहीं है, वो जीव है। जीव ना बदलाव करने की ताकत रखता है, जीव के पास फ्रीडम है। तो अगर आपको लगता है कि एक स्पेसिफिक घर में ना तो शुभ अर्गला प्राप्त हो रही है ना तो विरुद्ध अर्गला प्राप्त हो रही है, तो आप राशि के एसेंस को ज़रूर जोड़िएगा। और देखिए, आपके जो भी ग्रह की दशा अंतरदशा चलती है वो अपने सारे कार्य आपकी कुंडली में ज़्यादा इफेक्टिवली करते हैं। मतलब कि आपके दशानाथ जहाँ भी शुभ अर्गला और विरुद्ध अर्गला दे रहे हैं उसका परिणाम आप करंट सिचुएशन में करंट दशा के अकॉर्डिंग देख सकते हो। फिर देखिए, इसमें एक और पॉइंट आता है कि अगर शुभ ग्रह विरुद्ध अर्गला दे या अशुभ ग्रह शुभ अर्गला दे तो उसे कैसे देखें। तो देखिए, ये मैंने ऑलरेडी पिछले कुछ वीडियोस में डिस्कस किया है। बात तो वही होगी। एग्जाम्पल अगर देके समझाऊँ तो एक साधु को आप सोल्जर का काम दे दो या एक सोल्जर को बोलो मेडिटेट करने और वहाँ बॉम्ब गिर रहे हैं, तो क्या सोल्जर मेडिटेशन करने बैठेगा। तो जैसे एक सिपाही एक सैनिक अपनी प्रवृत्ति कभी नहीं त्याग पाता और एक साधु अपनी प्रवृत्ति कभी नहीं त्याग पाते, वैसे ही जो ग्रह का जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, जो नेचर है, वो कभी भी वो त्यागेंगे नहीं। तो अगर शुभ ग्रह शुभ अर्गला दे तो वो 100% शुभ परिणाम देंगे। मतलब वहाँ आपका नुकसान नहीं होगा, आपको चीज़ें मिलेंगी, रिसोर्सेज मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। बस इस शुभ अर्गला पे विरुद्ध अर्गला ना पड़े। और ये जो प्रिंसिपल्स है, जैसे कि फर्स्ट हाउस का प्रिंसिपल हमने समझा, फर्स्ट 3 लेवल ऑफ हाउसेस, वहाँ भी आप लागू कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे शुभ अर्गला के घर में एक मैलेफिक प्लैनेट आ जाए तो मैलेफिक प्लैनेट की प्रवृत्ति हमने समझ ली है कि एक फोर्सफुलनेस होगा। देखिए, शुभ अर्गला मिल रहा है तो चीज़ें तो अचीव हो रही है, मगर फोर्सफुली हो सकता है वहाँ छीनने की प्रवृत्ति नज़र आए या आपकी एक सनक दिखे वहाँ उस चीज़ को हासिल करने की। और अक्सर मैलिफिक्स के कारण आप दूसरों पे ओवर पावर हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, जब मैलिफिक्स शुभ अर्गला दे तो आपको जो इमोशनल जो इनर सेटिस्फेक्शन होता है चीज़ का, वो नहीं मिलता। वही अगर एक शुभ ग्रह शुभ अर्गला दे तो आपको इमोशनल हैप्पीनेस और इंटरनल सेटिस्फेक्शन का आभास बहुत ज़्यादा होगा। तो ये एक बारीक सा फ़र्क है कि अचीवमेंट दोनों तरफ है, मगर शुभ ग्रह होने के कारण आप रुकोगे, अचीवमेंट को फील करोगे, थैंक्स करोगे। और मैलिफिक्स के सिनेरियो में आप एक अचीवमेंट एकम्प्लिश करने के बाद आप दूसरे अचीवमेंट की ओर भाग जाओगे। बेसिकली वो कंफर्ट और सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। अब एक और चीज़ हो सकती है कि मैलिफिक्स विरुद्ध अर्गला दे, तो यहाँ थर्ड हाउस जो है यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, वो बाद में जानेंगे। मगर विरुद्ध अर्गला कोई नैसर्गिक अशुभ ग्रह देता हो तो पहले तो आप राहत देखने का प्रयास कीजिए कि क्या कोई शुभ अर्गला आ रहा है जो इसे बैलेंस कर सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर बस आप ये समझ सकते हैं कि आप बस मेहनत करते रहिए, कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। और हमेशा ये बातों को याद रखिए कि देखिए, कोई चीज़ प्राप्त आसानी से हो रही है और कोई चीज़ आपको प्राप्त ना हो पा रही है तो ये केवल और केवल अपने कर्मों के कारण हो रहा है। वरना परमात्मा किसी एक व्यक्ति को कोई चीज़ बड़ी आसानी से दे सकता है तो वो आपको क्यों नहीं देगा। और किसी के एक के जीवन में इतने सारे स्ट्रगल है तो वो हर एक के व्यक्ति में क्यों नहीं हो सकता। उसका एक मात्र कारण है, सब अपने कर्मों का फल का भुगतान कर रहे हैं। कोई एक ग्रह आप पे तभी मेहरबान होगा जब आपने ऐसे कर्म किए हो कि वो ग्रह वाकई में आप पे मेहरबान हो जाए। और देखिए, कभी आप ये नोटिस करते हो कि विरुद्ध अर्गला पड़ रहा है लग्न पे और कोई शुभ ग्रह नहीं वहाँ शुभ अर्गला डाल रहे हैं, तो हमेशा दूसरे योग भी देखिए। खाली अर्गला पे सीमित मत रहिए। हो सकता है व्यक्ति को कहीं और किसी और चीज़ों में राहत है। आप किसी को कुंडली देखते वक्त नेगेटिव नहीं बोल सकते, उसको डिप्रेशन में डाल के नहीं बेच सकते। कुंडली में कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो यूनिक है और जो अच्छी भी है। कोई ना कोई चीज़ होगी ही होगी, वो चीज़ तो अवश्य आपको बतानी होती है।
कि हाँ आपको इस लाइफ के इस पर्टिकुलर डोमेन में पीस है, आप इस स्पेसिफिक घर से रिलेटेड कार्य कीजिए, आप वृद्धि प्राप्त करेंगे। तो किसी का गाइड बनने का प्रयास कीजिए, हमेशा किसी को सही रास्ते पे भेजने का प्रयास कीजिएगा। पर हाँ, कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी आता है कि जहाँ तक आपके पास एक स्पेसिफिक चीज़ लेके आता है और उसे अगर आप देखते हो कि भाई अर्गला सपोर्ट नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली आप दूसरे योग देखेंगे। और अगर वहाँ आपको ये ज़रूर पता करना है कि ये जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहा है वो इसके बस की चीज़ है भी कि नहीं है, तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा कि इस व्यक्ति को अभी गाइड कहाँ करना है, कहाँ ले जाना है। वहाँ रख के उसे मतलब नहीं है जहाँ वो हथौड़े मारे जा रहा है और जहाँ से उसको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। और ना ही उसे ये बता देने में कोई सुख है कि आप जिस चीज़ के लिए आए हो वो चीज़ नहीं हो सकता। आपको वो चीज़ नहीं बतानी है जो नहीं हो सकता, आपको वो चीज़ों पे फोकस करना है जो जहाँ तक कि इंटरेस्ट में आपको दिख रहा है और उसको उस डायरेक्शन में भेजिए। और देखिए, एक एक्सेप्शन मैंने कहा था थर्ड हाउस के लिए है कि अगर तीसरे भाव में कोई नैसर्गिक अशुभ ग्रह आके बैठे तो प्रिंसिपल तो ये कहता है कि थर्ड हाउस हमेशा विरुद्ध अर्गला डालेगा। पर थर्ड हाउस के लिए ये क्राइटेरिया बदल जाता है। अगर यहाँ मेलिफिक्स हो तो ये 11th हाउस का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं बनेगा, ये अपने खुद के कार्य करेगा। तो थर्ड हाउस के मेलिफिक का एक अपना रोल है, वो अपने रोल पे ज़्यादा फोकस्ड रहेगा रेदर देन ऑब्स्ट्रक्टिंग 11th हाउस। अब देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल और सेकंड प्रिंसिपल हमने बेहतर तरीके से समझ लिया है और थर्ड प्रिंसिपल में हमने 6th हाउस और 8th हाउस का अर्गला डिस्कस किया था। तो आप उसे भी इंटरप्रेट करने का प्रयास कीजिए एज अ प्रैक्टिस। और अभी सबसे बड़ा हाईलाइट, आप अगर किसी ऐसे घर से अर्गला कैलकुलेट कर रहे हो जिस घर में केतु महाराज विराजमान है, तो अर्गला के रूल जो है वो विपरीत हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे। यहाँ भी देखिए, ट्रांसलेशंस के अकॉर्डिंग अगर आप जाए तो आपको BPHS में कुछ और मिल सकता है, जैमिनी उपदेश में आपको कुछ और मिल सकता है। तो जैमिनी उपदेश में बड़ा क्लियर कट बताया गया है कि केतु इज़ दैट वन प्लैनेट जिसका अर्गला आपको ऑपोजिट तरीके से कैलकुलेट करना है। मेलिफिक्स में कोई और ग्रह के लिए नहीं कहा गया है। बाकी लोगों की अपनी श्रद्धा, जो उन्होंने सीखा है वो बेशक उसे अप्लाई कीजिए, ज़रूर कीजिए। और मैं कम्प्लीटली वो चीज़ बता रहा हूँ जो मुझे समझ आई है चीज़ें। और इसका एक सिंपल सा कारण भी है, मैंने काफ़ी बार पिछले कुछ वीडियोस में कहा है कि हर ग्रह आपको कुछ ऐसी चीज़ देने की ताकत रखते हैं, इच्छा रखते हैं, देते हैं, जिसके वजह से आप यहाँ पृथ्वी पे ज़्यादा समय रहने की इच्छा करो, मतलब जिसके कारण आप पृथ्वी से जुड़े रहे। और एट द सेम टाइम केतु एक मोक्ष कारक ग्रह है, वो विपरीत चल रहे हैं वाकई में हर किसी ग्रह से। केतु कभी कुछ नहीं देते, और अगर केतु छप्पड़ फाड़ के कुछ दे भी देते हैं ना, व्यक्ति खुद के लिए नहीं रखता। ये ताकत है केतु महाराज की। तो जब आप स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट देखना चाहो ना, तो केतु महाराज से अर्गला देखिए कि क्या चीज़ें आपको ऑब्स्ट्रक्ट करने वाली है आपके स्पिरिचुअल जर्नी में, और क्या चीज़ें आपको शुभ परिणाम देने वाली है, शुभ अर्गला के साथ आपको सपोर्ट कर रही है। केतु के ऊपर अर्गला आप देखिए। तो 2, 11, 4 और 5 रेस्ट्रिक्ट करेंगे, और 12, 3, 10 और 9 आपको अपलिफ्ट करेंगे, केवल स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, केवल केतु के अर्गला के लिए। और देखिए, आपको काफ़ी लोग मिल जाएंगे जो अर्गला को जो है सेकेंडरी प्रिंसिपल के हिसाब से नहीं देखेंगे। उनके लिए बड़ा सिंपल है, अगर सेकेंड हाउस शुभ अर्गला दे रहा है, थर्ड नहीं दे रहा, फोर्थ दे रहा है, तो फिफ्थ भी नहीं देगा, मतलब वो फिफ्थ हाउस को बाय डिफ़ॉल्ट विरुद्ध अर्गला में कंसिडर करते हैं। ऐसे काफ़ी व्यक्ति है, तो उनके लिए 9th हाउस जो है वो शुभ अर्गला दे रहा है। तो आपको किसी से डिबेट नहीं करना, और आप स्वतंत्र हो, और बाकी लोग भी स्वतंत्र है, जिन्हें जो चीज़ फॉलो करनी है वो कर सकते हैं। मुद्दा ये है कि आप अपने साथ सिंसियर रहिए कि आपके लिए क्या वाकई में काम करता है, या आपके गुरु आपको क्या सिखा रहे हैं। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था, ये एक सच में एक रिसर्च करने वाला टॉपिक है, क्योंकि इसमें बहुत से ट्रांसलेशंस ऐसे हुए हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं। तो मैं तो वही फॉलो कर रहा हूँ जो मैंने सीखा, जो मैंने समझा, जिनको मैं गुरु तुल्य मानता हूँ, जिनसे मैंने ये चीज़ सीखी है, मैं उन्हीं को फॉलो कर रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये सारी टॉपिक्स पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइए, ताकि हमें पता चल सके कि ये कॉन्सेप्ट्स आपके काम आए या नहीं आ रहे।
और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप तक सही समय से पहुंचती रहे। आज के लिए अलविदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।